मैं आपके साथ बिल्कुल अपने मन की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस समस्या को बहुत अधिक देखा है। आसपास में आज अपने देखता हूं कि अधिकतर लोगों का पाचन ठीक नहीं है, उसमें भी विशेष रूप से उनकी आंतों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं। और इन नकारात्मक प्रभावों का कारण मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जो आपके आहार, जीवन शैली और आपकी लापरवाही से संबंधित है। आपकी आंतें जो केवल इतना ही काम नहीं करती हैं कि पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया आहार से, या फिर जो मल है उसको बाहर निकाल दिया, इतना ही काम नहीं करती है, इसके और भी बहुत सारे काम हैं। और ये क्यों नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है, इसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी इंटेस्टाइन को, आंतों को अगर बेहतर करना चाहते हैं और शारीरिक मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो बड़े ध्यान से इस विषय को समझें कि आपकी इंटेस्टाइन आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या क्या काम करती है और ये क्यों नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो आपके विचार हैं उनका आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पाया गया है कि गट ब्रेन एक्सेस होता है, यानी कि जो आपका ब्रेन है वो आपके गट से, आपके पाचन तंत्र से, आंतों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है। और जब आप किसी तनाव में होते हैं तो वेगस नर्व के माध्यम से ये पूरे संकेत आपके पाचन तंत्र की तरफ और आंतों की तरफ पहुंचते हैं, और आपकी आंतों पर ऐसे प्रभाव होते हैं कि जो भोजन को पचाने वाले विशेष पाचक रस होते हैं उनका सिक्रेशन होना कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से खाना पेट में पड़ा रहता है और सड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही जब आप तनाव में होते हैं तो इस प्रकार के संकेत जो जाते हैं उससे आपकी आंतों की जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका आहार आंतों में आगे बढ़ता है, जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, वेव लाइक मूवमेंट होता है, वो बिगड़ जाता है। जब ये वेव लाइक मूवमेंट बिगड़ जाता है तो आपको या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा अगर ये मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति में आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप क्या सोचते हैं उसका प्रभाव आपके पाचन के ऊपर पड़ रहा है। तो इसको ही अब आप रिवर्स भी करके देखो। जो आपका पाचन खराब हो रहा है अगर किसी भी कारण से, तो उसका सीधा प्रभाव फिर आपके दिमाग के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि ये आपस में सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि जब पाचन की समस्या हुई तो दिमाग पर बहुत अधिक दबाव आने लगा, तनाव होने लगा, किसी चीज में मन नहीं कर रहा है और दिमाग जैसे बस पेट में ही पड़ा हुआ है, यहीं पर लगा हुआ है। इस तरीके की स्थिति आपके साथ बनी होगी अगर पाचन की समस्या कभी देखी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सीधे तौर पर संबंधित है। तो हमें करना क्या होगा? हमें अपने मन को संतुलित करना होगा, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र हम सीधे तौर पर प्रभावित कर सकें। इसके लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना है और प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम में भी गहरी सांसें लेना और पेट आपका बाहर की तरफ आए। जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर की तरफ जाए। इस तरीके का श्वसन आपको 10 से 15 मिनट सुबह करना है, 10 से 15 मिनट सोने से पहले करना है। इससे भी आप बहुत रिलैक्स अनुभव करेंगे। और आप जो ध्यान का अभ्यास है उसको करें। योग निद्रा का अभ्यास इसमें बहुत उपयोगी है। योग निद्रा के लिए पूरा 1 घंटे का मार्गदर्शन हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक साझा करवा देंगे, प्राइवेट वीडियो होगी, उसका प्रयोग करके आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो भी बहुत उपयोगी आपके लिए रहेगा। तो ये आप करते हैं, मन शांत होगा तो पाचन सुधरना शुरू होगा, पहली बात हुई। और यहां पर आंतों को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारण है वो है सेरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाना। देखिए, जो ये सेरोटोनिन हार्मोन है इसका 90% आपकी इंटेस्टाइन में बनता है और 10% आपके दिमाग में बनता है। जो ब्रेन में 10% बनता है वो आपकी नींद को, भूख को और आपके मूड को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो 90% आपके इंटेस्टाइन में बनता है ये आपके इंटेस्टाइन के मूवमेंट को, जो मैंने अभी बताया, उसी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब ये ठीक तरीके से नहीं बनता है, सेरोटोनिन हार्मोन कम बनने लगता है, तो उससे आपकी आंतों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये कम बनना क्यों शुरू हो जाता है और क्यों ये आंतों में हमारे पूरी अव्यवस्था आ रही है। अब मैं अपने अति महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। वो बात यह है कि आपके गट में, विशेष रूप से आंतों में, आपकी गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं।
गुड बैक्टीरिया का स्तर जो है वो बढ़ा हुआ रहना चाहिए और बैड बैक्टीरिया का स्तर कम रहना चाहिए। लेकिन जब ये गुड बैक्टीरिया कम होने शुरू हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो ये आपकी इंटेस्टाइन की दीवारों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और उस वजह से ही, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं वही तो सेरोटोनिन हार्मोन बना रही हैं, अब वही अगर डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से फिर सेरोटोनिन ठीक से नहीं बन पाता है और आपको आंतों से संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये कि जब ये गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है और बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो उससे ये आंतों की दीवारों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उससे आंतों की दीवारों का जो एक बैरियर होता है, ये बैरियर क्या करता है कि जो ठीक से आहार नहीं पचा है वो आंतों में है या फिर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको आपके रक्त में, ब्लड में जाने से रोकता है, एक बैरियर है ये। लेकिन जब ये बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये बैरियर कमजोर पड़ जाता है और इंटेस्टाइन की गंदगी या फिर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके खून में जाने शुरू हो जाते हैं और इसे लीकी गट कहा जाता है। ये समस्या आज बहुत बढ़ती जा रही है और ये समस्या बड़ी ही कष्टप्रद होती है और पूरे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देती है, पूरे रक्त को आपके अशुद्ध कर देती है, विषाक्तता बढ़ा देती है शरीर में। तो ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो गुड बैक्टीरिया का स्तर है वो कम हो गया। तो ये भी आपको ठीक से समझ आ गया। अब साथ ही जब ये बैड बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो एक काम और होता है, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो आपके इम्यून सेल होते हैं उनमें से 70% इम्यून सेल आपकी इंटेस्टाइन में, आपके गट में ही होते हैं। 70%, जो एक बड़ा नंबर है। और जो आपके ये गुड बैक्टीरिया होते हैं ये ही आपके सेल्स को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि किन बैक्टीरियाज के प्रति उन कोशिकाओं को कैसे रिएक्ट करना है। यानी कि एक तरीके से जो आपकी इम्यूनिटी वाली कोशिकाएं हैं उनको ट्रेनिंग का काम जो उनके लिए करते हैं वो ये गट के बैक्टीरिया ही आपके करते हैं। और जब ये बैक्टीरिया ही कम हो गए, बैड बैक्टीरिया बढ़ गए, तो उसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टाइन में जो कोशिकाएं हैं वो ठीक तरीके से फिर नहीं रह पाती हैं और आपकी इम्यूनिटी का स्तर घटना शुरू हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है। तो आप ये भी समझ लें कि सीधे तौर पर आपके गट बैक्टीरिया का प्रभाव आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी पड़ता है। तो आप सीधे तौर पर यह समझ लें कि अगर गट बैक्टीरिया ठीक से नहीं है, अच्छे वाले बैक्टीरिया बहुत कम हो गए हैं, तो उसका मस्तिष्क पर, पेट पर, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, आपके शरीर में बहुत सारे जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट आपका शरीर करता है, आपको उस सब चीजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आज हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हमने इस स्थिति को नहीं सुधारा और हमने अपने गुड बैक्टीरिया का बैलेंस ठीक नहीं रखा तो हमें अनेक शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रश्न आता है कि इन गुड बैक्टीरिया को कैसे हम ठीक रख सकते हैं और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ये बैड बैक्टीरिया जो हैं ये क्यों बढ़ जाते हैं, इस विषय को भी हमें समझ लेना होगा। सबसे पहली बात कि बैड बैक्टीरिया बढ़ क्यों रहे हैं, इसका कारण है आपका गलत खान पान। ये समझ लें कि जितनी भी आप प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं, जितनी भी डब्बा बंद चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, बेकरी वाली चीजें खाते हैं, पेस्ट्री, केक इत्यादि, ये सब जो चीजें आप खा रहे हैं ये आपके बैड बैक्टीरिया का खाना है, गुड बैक्टीरिया का नहीं है। गुड बैक्टीरिया क्या है? अच्छे फल खाते हैं आप नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, अच्छा अनाज लेते हैं, फाइबर युक्त चीजें आप लेते हैं। ये जो खाना है ये आपके गुड बैक्टीरिया के लिए है। तो जब आपकी डाइट में ज्यादातर इस तरीके का जंक और ये फालतू की चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो उससे बैड बैक्टीरिया का स्तर बढ़ने लगता है और आपकी स्थिति बहुत बिगड़ती चली जाती है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट को ही सुधारना होगा, सात्विक अच्छा आहार लेना शुरू करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात क्या है कि जो आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, छोटी सी कुछ समस्या हुई, एंटीबायोटिक ले ली, एलोपैथिक मेडिसिन का आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये जो एंटीबायोटिक है विशेष रूप से ये बैड बैक्टीरिया को तो चलो मारती ही है, लेकिन ये गुड बैक्टीरिया को भी बड़ी संख्या में मारती हैं और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी, आपका स्वास्थ्य, आपका पाचन पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। आप थोड़े समय पहले जाएं जब इस तरीके की एंटीबायोटिक दवाइयों का इतना प्रयोग नहीं होता था, इतना चलन नहीं था, तो आप देखेंगे कि तब भी पाचन की समस्याएं सुनने में नहीं आती थी
और आज आप देखो कितनी स्थिति खराब होती जा रही है। ये एंटीबायोटिक दवाइयां ये बड़ा नुकसान आपको पहुंचा रही हैं। तो करना क्या होगा, ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल लो ही मत, जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो जरूरत भी पड़ जाती है, लेकिन जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। आयुर्वेदिक औषधियों का जितना प्रयोग करके अपने को ठीक रख सकते हो उतना करो, और जब लो भी तो अच्छे किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही आप इन चीजों का प्रयोग करो, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक कारण है गुड बैक्टीरिया के कम होने का। अब जो आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएंगे वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर आ जाते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, दही का और छाछ का प्रयोग करना, लस्सी का और दही का प्रयोग करना उत्तम है प्रोबायोटिक के लिए। लेकिन ध्यान दो, जो ये डब्बा बंद दही आप लेकर के आते हो, छाछ आप लेकर के आते हो, 2-3 दिन पुरानी है, उसको फिर फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में वो पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे पड़ी हुई है, तो जो उसमें प्रोबायोटिक थे, जो उसमें गुड बैक्टीरिया थे, वो एक तरीके से घटने मरने शुरू हो जाते हैं और वो आपके लिए उतनी गुणकारी फिर रहती नहीं है। तो आप भले ही सप्ताह में 1-2 बार प्रयोग करो, लेकिन घर पर बना करके दही का प्रयोग करोगे तो ये दही फिर आपके लिए गुणकारी, उपयोगी और ये आपके स्वास्थ्य को अच्छा करने वाली और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने वाली होगी, पहली बात। अब प्रोबायोटिक तो हो गए कि भाई हमने अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ा लिया, लेकिन अब प्रीबायोटिक चाहिए। प्रीबायोटिक यानी कि ये जो गुड बैक्टीरिया हैं इनका खाना भी तो चाहिए। तो उसके लिए जो आप फलाहार करते हैं, सब्जियां आदि का अच्छा प्रयोग करते हैं, और जो आप कच्चा आहार लेते हैं, जो आप जैसे अमरूद खा रहे हैं उसके बीज हैं उनको चबा करके खा लिया, तरबूज के बीज चबा करके खा लिया, अनार खा रहे हैं अनार को चबा करके अच्छे से खा लिया, तो इस तरीके से जो ये भोजन है ये वहां तक पहुंचता है, पहले ही पच नहीं जाता है पूरा, आपके गुड बैक्टीरिया तक पहुंचता है और उनका आहार बनता है, उनकी संख्या बढ़ती है और आपका स्थिति जो है बेहतर होती है। तो प्रोबायोटिक तो चाहिए ही, प्रीबायोटिक भी चाहिए, यानी कि उन बैक्टीरिया का आहार जो है वो भी आपको उन्हें देना पड़ेगा। साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि आहार की विविधता हो, यानी कि अलग अलग तरीके का आहार, अलग अलग तरीके के फल, सीजन के अनुसार बदल बदल करके अनाज खा रहे हो आप, इस तरीके की चीजों का प्रयोग करते हो तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि जो आप ये आहार लेते हो ये अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज हैं आपके बैक्टीरिया की, यानी प्रजातियां भी अलग अलग प्रकार की हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज का आहार बनते हैं, अलग अलग आहार के ऑप्शन जो आप लेते हैं। तो आहार की विविधता, बदल बदल करके आहार लेना, ये भी बहुत जरूरी होता है, इसकी तरफ भी आप ध्यान देना। साथ ही आप अपनी जीवन शैली को ठीक रखो, अच्छे से आप नींद लो और अपने स्ट्रेस के लेवल को कम रखो, मैनेज करो उस चीज को, तो इससे ही आपके शरीर की स्थिति पूरी तरह बदलेगी और आपकी इंटेस्टाइन हमेशा हेल्दी रहेगी। आंतों को साफ करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शंख प्रक्षालन और एनिमा। यहां पर अभी बताएंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, उसके लिए मार्गदर्शन पहले किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, एनिमा और शंख प्रक्षालन का मार्गदर्शन साझा करवा दिया जाएगा, वहां से देख करके उन क्रियाओं का सहारा लेकर के भी आंतों की सफाई आप कर सकते हैं बीच बीच में। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बस इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपकी इंटेस्टाइन हमेशा हेल्दी रहेंगी, हमेशा बेहतर रहेंगी। ना केवल शरीर, आप अपने मन को भी बेहतर कर लोगे और आप अंदर से मजबूत हो जाओगे। कोई बीमारी, वायरस, बैक्टीरिया जल्दी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे समझें और अग्रेषित भी करें अपने अन्य बंधुओं के साथ, जिससे कि सभी को एक जागृति आए और सभी इस ओर ध्यान दें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।